हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जो आपका जून मंथ है उसके फर्स्ट वीक के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। ये करंट अफेयर आपकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन करंट अफेयर्स को मैं पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा आपका। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर या जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम डे वाइज चलेंगे। फर्स्ट डे का चलेंगे, 1 जून का करंट अफेयर है आपका। स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको। हाल ही में 75% वोट हासिल कर सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ बशर अल असद, बी दिया हुआ रस अल मिस्र, सी दिया हुआ बाबर अली और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बशर अल असद है, इन्होंने अभी 95% वोट हासिल करके सीरिया देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं ये। ठीक है, देश कौन सा है? सीरिया। कौन बने हैं राष्ट्रपति? बशर अल असद। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो सीरिया से रिलेटेड सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और चौथी बार बने हैं ये। ठीक है, चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। टोटल 95% वोट हासिल किए उन्होंने, टोटल वोट का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वोटर्स जीते हैं 95% वोट से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बशर अल असद। जो बशर अल असद है, ये लगातार चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने 95% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। ठीक है, इस राष्ट्रपति चुनाव को बशर के विरोधी और पश्चिमी देशों ने ढोंग बताया, यानी कि ये ढोंग भी हो सकता है कि 95% वोट बहुत बड़ी बात होती है। टोटल 100% वोट होते हैं, इसमें 95% वोट लेकर जीतना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद बशर अल असद का परिवार पिछले 6 दशकों से सीरिया की सत्ता पर राज कर रहा है। ठीक है, यानी कि 6 दशकों से ये सीरिया की सत्ता पर बशर अल असद का परिवार राज कर रहा है। ठीक है, और ये खुद ही चौथी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो आप समझ सकते हो। ठीक, अब बात हुई यहाँ पे सीरिया देश की, तो सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया देश की राजधानी है आपकी दशमिक। यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए बशर अल असद है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं आपके मोहम्मद नाजी अल अतोरी। और जो मुद्रा चलती है यहाँ पे सीरियन पाउंड चलती है। ठीक है, सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ध्यान रखना है चारों चीज़ें। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका सीरिया से रिलेटेड। सीरिया की राजधानी दशमिक हो जाएगी। यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए बशर अल असद। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद नाजी अल अतोरा। और जो मुद्रा है यहाँ की वो सीरियन पाउंड। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और 95% वोट इन्होंने हासिल की, सबसे ज़्यादा वोट है। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत की है। ठीक, इसके पॉइंट जान लेते हैं क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि भारत करेगा। आपका भारत का एक ट्रस्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो ये जो लेखक जो अपनी बुक लिखेंगे उनको जो प्रचारित करेंगे वो कौन करेगा? आपका नेशनल बुक ट्रस्ट करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। जैसे कि आपने हिंदी में कोई बुक लिखी है तो अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान के लिए। अगला दिया हुआ है जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 तक की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका जो युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? आपकी शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, इसमें टोटल 75 लेखकों को सिलेक्ट किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त को की जाएगी, 15 अगस्त 2021। अगला दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में NSP1C टर्मिनल क्षेत्र की संरचना के अध्ययन का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजनीश गिरी ने आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित NSP1C टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का अध्ययन का नेतृत्व किया है। तो ध्यान रखना रजनीश गिरी इनका नाम है। हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने अलगांव में NSP1C टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का खुलासा किया है। यह एक मेजबान सेल वातावरण में कोविड-19 वायरस की एक प्रमुख प्रोटीन है। इसके अध्ययन का नेतृत्व स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश गिरी ने किया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर रजनीश गिरी।
कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन संरचना का हिस्सा इस क्रिया के तहत समझने में मदद करेगा। यानी कि आपका कोविड-19 से रिलेटेड ही है आपकी ये टर्मिनल क्षेत्र। तो इसका जो नेतृत्व किया था आपका वो रजनीश गिरी ने किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगले बार देखते क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन से ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि सेहत ओपीडी पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ध्यान रखना, रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसका नाम क्या है? सेहत। सेहत का फुल फॉर्म भी आपको कुछ पूछा जाता है, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है आपको, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। ये आपका सेहत का फुल फॉर्म है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन, यानी कि जिसे सेहत बोलते हैं, ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देशों के अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। कहाँ किए हैं? दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में। किसने किए हैं? डीआरडीओ ने। तो ध्यान रखना, डीआरडीओ ने किए हैं ये। अगला दिया हुआ है, हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब की मदद से डीआरडीओ ने आवश्यक दवा 2DG का उत्पादन किया है, ठीक है। हैदराबाद में आपकी जो लैब है रेड्डीज लैब, वहाँ पे डीआरडीओ ने एक दवा निकाली है जिसका नाम है 2DG। इसका उत्पादन डीआरडीओ ने किया है हैदराबाद में, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई आपकी डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यहाँ दिया हुआ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी डीआरडीओ की। और जो एजेंसी है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये डीआरडीओ। और उत्तरदायी मंत्री आपके रक्षा मंत्री, पता ही है आपको, यहाँ पर बात हो चुकी है हमारी राजनाथ सिंह, ठीक है। तो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हो जाएंगे। अगला दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के सैन्य अधिकारियों ने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माली। माली देश के जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया है, ठीक है। ये माली जो है ये आपका अफ्रीका देश में स्थित है और तख्ता पलट हो चुका है यहाँ पे। तो जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनको हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है। अफ्रीकी देश माली में सैन्य तख्ता पलट के बाद गिरफ्तार किए गए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा कर दिया गया है। और सेना ने तख्ता पलट के बाद अंतरिम राष्ट्रपति BA नदो और प्रधानमंत्री मोख्तर ओअने और रक्षा मंत्री सुलेमान डोकोरे को जेल में डाल दिया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपको जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? BA नदो, प्रधानमंत्री मोख्तर ओअने, रक्षा मंत्री थे सुलेमान डोकोरे। तो ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन्हें अभी यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था तो इन तीनों को जेल में डाल दिया था और फिर अभी रिहा कर दिया गया है इन्हें, ठीक है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। माली जो देश है आपका अफ्रीका का देश है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 6, हाल ही में किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? ऑप्शन ए आपको कर्नाटक, बी दिया हुआ राजस्थान, सी दिया हुआ तमिलनाडु और डी दिया हुआ केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक राज्य में आपकी बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध की लघु मूर्ति अभी कर्नाटक राज्य में खोजी गई है। कर्नाटक में कहाँ पे? उडुपी जिले में, ठीक है। उडुपी जिले में आपके असेंबली में एक परिकृत्य कुएं से निकले गए मलबे के बीच बुद्ध की लघु प्रतिमा प्राप्त हुई। यानी कि कर्नाटक के उडुपी जिले में आपका कुआं होगा, वहाँ से जो मलबा निकाला है उस मलबे में आपकी भगवान बुद्ध की लघु मूर्ति मिली है, ठीक है। यह प्रतिमा 9 सेंटीमीटर ऊंची, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी है। ध्यान रखना, इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। लघु मूर्ति है आपके भगवान बुद्ध की, कर्नाटक राज्य से मिली है। और जिला ध्यान रखना है आपको, उडुपी जिला। उडुपी जिला इम्पोर्टेंट रहेगा आपको। कर्नाटक के उडुपी जिले से आपके भगवान बुद्ध की लघु मूर्ति खोजी गई है और इस मूर्ति में बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान है। कि धर्मचक्र प्रवर्तन आपका भगवान बुद्ध ने चलाया था, तो उसी मुद्रा में आपके कमल के आसन पर विराजमान है इस मूर्ति में। और प्रतिमा में बुद्ध कपड़े और कान की बाली पहने हुए है। सिर के शीर्ष पर एक छोटी उनिष्ठा दिखाई गई है,
तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 7 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो HDFC बैंक है इसने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है आपकी, ठीक है। तो देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए चिकित्सा ढांचा खड़ा करने के वास्ते 100 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, कौन सी बैंक ने की है ये? HDFC बैंक ने। कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए, ठीक। यह चिकित्सा बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए में मदद करेगा। वहाँ कोविड राहत प्रयासों के तहत 100 बिस्तर वाले 3 कोविड केंद्रों के साथ अस्पताल में 20 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, ठीक है। आपके 3 कोविड केंद्र के साथ में अस्पताल में 20 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा कौन? आपका HDFC बैंक। इसीलिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए आपकी कोविड राहत क्षेत्र में दान दिए हैं। पिछले वित्त वर्ष में उसने परिवर्तन पहल के तहत 120 करोड़ रुपए की सहायता की थी। अब यहाँ पे बात हुई है आपकी HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई शहर में स्थित है, और वर्तमान में HDFC बैंक के जो CEO है वो शशिधर जगदीशन है आपके। और इसकी जो स्थापना हुई थी HDFC बैंक की वो 1994 में हुई थी आपकी, अगस्त 1994 में। तो आपको ये ध्यान रखना है HDFC बैंक के बारे में, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने की है ये। अब हरियाणा राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। अभी कोविड-19 चल रहा है तो आपका स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह सब बंद है, तो बच्चों को पढ़ना भी ज़रूरी है और मोबाइल होना ज़रूरी है उनके पास में। तो उन्होंने हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जो 8th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उन्हें निःशुल्क टैबलेट भी वितरित किया जाएगा। तो लगभग 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है आपके हरियाणा में चीफ मिनिस्टर जो थे है आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे। इस योजना के ज़रिए टैबलेट की सुविधा प्राप्त होने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे भी डिजिटल शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। इसीलिए आपका ये टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। अब यहाँ बात हुई आपके हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है आपकी। यहाँ के जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वह सत्यदेव नारायण आर्य है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सबसे तेज़ी से माउंट एवरेस्ट पता करने वाली त्सांग सिंग हंग किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हांगकांग। हांगकांग से रिलेटेड है आपकी सबसे तेज़ी से माउंट एवरेस्ट पता करने वाली कौन है? त्सांग यिंग हंग। ये नाम ध्यान रखना। तो त्सांग यिंग हंग आपके कौन से देश से? हांगकांग से है, और ये सबसे तेज़ी से माउंट एवरेस्ट पता करने वाले पहले पर्सन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली अमेरिका के सबसे उम्रदराज शख्स और एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाले हांगकांग की है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, सांग यिंग हंग हांगकांग की है, ठीक है। सबसे तेज़ी से इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है, ठीक है। और इसके अलावा आपको दिया हुआ है आर्थर मुइर 75 शिकागो के एक सेवानिवृत्त वकील है, और 45 वर्षीय तानसेन जून के पेशे में एक शिक्षिका है, यानी कि वो एक शिक्षिका है, 45 साल की है। इनका नाम है तानसेन हुंग, हांगकांग की है, और ये एक शिक्षिका है। हांगकांग के 45 वर्षीय हुंग ने 25 घंटे 50 मिनट में आधार शिविर से माउंट एवरेस्ट पहुंची थी, और वह इस पर्वत श्रृंखला की सबसे तेज़ी से चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही बन गई है। यानी कि टाइमिंग ध्यान रखना है आपको, 25 घंटे 50 मिनट। सिंपल रहेगा, आपको 25 का डबल होता है 50, तो 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने ये दूरी तय की थी। बिल्कुल नीचे से आपकी माउंट एवरेस्ट के आधार से शिविर तक की जो चढ़ाई है वो मात्र 25 घंटे 50 मिनट में सबसे तेज़ी से पार करने वाली कौन बन गई है? आपकी सांग यिंग हुंग,
ये आपके हांगकांग देश की है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई इसका आंसर हो जाएगा इनके ऑप्शन नंबर बी। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, हर साल आपका गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को ही मनाया जाता है। और जो गोवा था आपका, वो 25वां राज्य बना था आपका भारत का। कब बना था? 1987 में। ठीक है, आपका यहाँ दिया हुआ है 1987 में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा और भारत संघ का 25वां राज्य बन गया था ये। ठीक है, यानी कि गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था आपका, 1987 में इसे 25वां राज्य बना दिया गया भारत का। ठीक है, इस वर्ष चल रही महामारी के कारण एक राज्यव्यापी कर्फ्यू को देखते हुए वर्तमान में 31 मई 2021 तक तटीय राज्य में लगाया गया है और गोवा आधिकारिक तौर पर राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाएगा। यानी कि अभी कोविड की वजह से जो कर्फ्यू चल रहा है उसे देखते हुए आपका स्थापना दिवस गोवा ने अपना मनाने का मना कर दिया, यानी कि वो इस साल आपका गोवा जो है स्थापना दिवस नहीं मनाएगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, गोवा जो है, गोवा का जो स्थापना दिवस है वो 30 मई को मनाया जाता है हर साल, और ये 25वां देश राज्य है आपका भारत का। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश में अचानक चूहों की तादाद बढ़ने से वहाँ चूहा महामारी, जिसे प्लेग बोलते हैं, चूहों से होने वाली बीमारी को घोषित कर दिया गया है? तो इसका तो पता ही है सभी को, भी ऑस्ट्रेलिया चर्चा में था आपका। ऑस्ट्रेलिया देश में चूहों की तादाद बढ़ने से वहाँ पे प्लेग को घोषित कर दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से चूहा मारने की दवा की मांग भी की है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाकों में इन चूहों ने खेतों को नष्ट कर दिया है और गोदामों में बड़ी संख्या में फसल को खा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की फैक्ट्री और खेतों से निकलने वाले इन चूहों की संख्या लाखों में है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 353 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपका चूहों की जो महामारी है, आपके चूहों की तादाद बढ़ने वाली, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में हो रही है। और जो चूहों से बीमारी फैलती है उसे हम प्लेग बोलते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। चूहों से होने वाली बीमारी को प्लेग बोलते हैं, और प्लेग अभी हाल ही में कौन से देश में घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल राज्य के द्वारा स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के घरेलू श्रम में काम को बोझ का वर्णन करना और कम करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है आपका स्मार्ट किचन का ये क्या है कि महिलाओं के श्रम के काम का जो बोझ है उसका वर्णन करना और उसके जो श्रम है उनका जो कार्य है वो कम करना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत आपकी 10 जुलाई 2021 से होने वाली है, यानी कि 10 जुलाई 2021 से आपका स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी केरल राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। योजना महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, ये बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये क्या है, बोझ का वर्णन करती है कि इतने कामों को महिलाओं को करना पड़ते हैं और उसके काम का बोझ भी कम करती है। तो यही इस किचन का उद्देश्य है, स्मार्ट किचन योजना का। ठीक है, इसके तहत महिलाएं आपका रसोई के लिए ऋण ले सकती है और अपने किचन को अच्छे से बना सकती है। अब यहाँ पर बात हुई कि केरल राज्य के, तो केरल राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है आपका पिनरई विजयन। यहाँ जो राजधानी केरल की वो तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल जो है वर्तमान में वो आपके आरिफ मोहम्मद खान है केरल के। ठीक है, तो तीनों बातें ध्यान रखने को केरल की। केरल के जो मुख्यमंत्री है वो पिनरई विजयन है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके 2 जून के करंट अफेयर की तरफ। हमने 1 जून के करंट अफेयर जितने भी थे सारे कंप्लीट कर लिए डिटेल के साथ में। अब 2 जून के करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जून को आपका विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। ठीक है, 1 जून को आपका विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है इस साल भी। दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्व रखता है और ये हमारी डाइट का कितना ज़रूरी हिस्सा है, ये सभी को बताना है। इस बात को समझाने के लिए और दूध को डाइट में शामिल करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम जो थी आपकी
पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, ये आपकी विश्व दुग्ध दिवस की इस साल की थीम थी। थीम आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि सभी को दिवस का डेट तो पता चल जाता है, पर थीम आपकी हर साल चेंज होती है। तो थीम आपकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर साल आपकी थीम चेंज होती है, तो थीम याद रखना मुश्किल होता है। तो दुग्ध दिवस की जो थीम है वो आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, ये आपकी विश्व दुग्ध दिवस की इस साल की थीम है। विश्व दुग्ध दिवस को मनाए जाने की शुरुआत आपकी 2001 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी आपकी 2001 में, और तब से लेकर अभी तक विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जा रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य एवं कृषि मंत्री संगठन के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भी आपका कई भाग है, तो उसमें जो आपका खाद्य और कृषि विभाग है, आपका खाद्य और कृषि संगठन, उसके द्वारा इसकी मनाने की घोषणा की गई थी विश्व दुग्ध दिवस की। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, हाल ही में चीनी सरकार ने आबादी नियंत्रण के लिए लगाई गई पाबंदी को हटाते हुए कितने बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बच्चे आपकी चीनी सरकार ने पैदा करने की अनुमति प्रदान करी है। ठीक है, यानी कि जो चीन में आपकी आबादी बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए जो चीनी सरकार है, उन्होंने आपके बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगा दी है कि आप मैक्सिमम 3 बच्चे ही पैदा कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपका चीनी सरकार ने फैसला लिया है। यहाँ पे दिया हुआ चीनी में अब कोई भी दंपत्ति 3 बच्चे पैदा कर सकेगा। चीन में लगातार गिरती जनसंख्या वृद्धि और आबादी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। चीनी सरकार की ओर से दिए गए आदेशों के में पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले साल जनसंख्या वृद्धि 1960 के दशक के बाद सबसे कम देखने को मिली है ना। तो आपका चीनी सरकार ने 3 बच्चे तक का अनुमति दे दी है, तो आपको ध्यान रखना है ये। अब बात हुई यहाँ पे चीन देश की, तो चीन देश के बारे में जान लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो आपकी बीजिंग है। वो यहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री आपकी ली किचियांग है, और जो मुद्रा चलती है वो रेन मिन बिन यानी कि युआन जिसे बोलते हैं, ये आपकी चीन में मुद्रा चलती है। और भारत और चीन की बॉर्डर की जो लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है, और ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि आपके जो चीन और भारत के बीच में जो राज्य लगे हुए भारत के वो कौन कौन से हैं। चीन जो है आपका जम्मू कश्मीर से भी टच होता है, उत्तराखंड से भी टच होता है, हिमाचल प्रदेश से भी टच होता है, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से। टोटल आपके 5 राज्यों से चीन की सीमा टच होती है भारत की। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली किचियांग, मुद्रा है आपकी रेनमिनबी, और जो लंबाई है आपकी बॉर्डर की वो 3488 किलोमीटर है। पर सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है आपका भारत, वो आपका बांग्लादेश रहेगा। 4000 से ज़्यादा है आपकी बाउंड्री भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, और चीन और भारत की बाउंड्री जो है वो 3488 किलोमीटर ही है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च की है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर राज्य भर में ज़रूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने की घोषणा की है। इस उड़ान नामक योजना पर सालाना 40.55 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नई योजना में स्कूल छोड़ने वाली, स्कूल न जाने वाली लड़कियों, कॉलेज नहीं जाने वाली युवतियों, बीपीएल परिवार की महिलाएं, बेघर महिलाएं, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के निवासी और वे लोग शामिल होंगे। इस योजना में किस किस को लाभ मिलेगा? स्कूल छोड़ने वाली लड़कियां, स्कूल ना जाने वाली लड़कियां, कॉलेज नहीं जाने वाली युवतियां, बीपीएल परिवारों की लड़कियां महिलाएं, बेघर महिलाएं, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के निवासी और वे लोग शामिल होंगे जो आपका नैपकिन खरीदने में असमर्थ है। ठीक है, तो उनको सरकार क्या करेगी, नैपकिन मुफ्त में बांटेगी। ठीक है, यह योजना का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना है, बुनियादी उत्पादों तक पहुंच में सुधार करना, बेहतर जीवन को स्तर को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां भी होती है, तो वो उससे बचाने के लिए आपके जो पंजाब सरकार है उन्होंने नैपकिन वगैरह को मुफ्त में बांटने की घोषणा की है। इस पर आपका 40.55 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की जाएगी, और योजना चलाई है, योजना का नाम भी आपको ध्यान रखना है
उड़ान योजना है आपकी, ठीक है, उड़ान नामक योजना, इसमें आपका रहेगा ये। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री एवं 4 बार के विधायक का कोरोना वायरस के चपेट में आने पर 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि लक्ष्मीकांत वर्मा है आपके, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं और 4 बार विधायक के पद पर भी रहे हैं। तो इनकी 60 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन है ये आपके? लक्ष्मीकांत शर्मा। शर्मा भोपाल के चिरायु अस्पताल में अंतिम सांस ली है। लक्ष्मीकांत शर्मा कोरोना संक्रमित थे। 60 वर्षीय शर्मा की पहली बार 1993 में 10वीं विधानसभा के लिए चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। यानी कि पहली बार विधायक कब चुने गए थे? ये 10वीं विधानसभा थी आपकी 1993 में। तब आपके 60 वर्षीय जो शर्मा थे, ये आपके पहली बार विधायक चुने गए थे। इस कार्यकाल में उन्हें उत्कृष्ट विधायक के लिए पुरस्कृत किया गया था, यानी कि उत्कृष्ट विधायक का खिताब भी इन्हें मिल चुका है। वर्ष 1998, 2003, 2008 में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार विधायक बनते रहे। यानी कि पहली बार विधायक आपके कहाँ बने थे? ये 1993 में बने थे। उसके बाद 1998, 2003, 2008 में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार विधायक बनते रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपके लक्ष्मीकांत शर्मा है, उनका हाल ही में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है कोरोना की वजह से। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, हाल ही में युवा लड़कों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युवा योजना। युवा योजना अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जो लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने युवा योजना को शुरुआत किया है। इसमें क्या होगा? इसमें आपके शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा मंत्री योजना की शुरुआत की है। यह युवा और निवेदित लेखकों 30 वर्ष से कम जिनकी आयु है उनको प्रशिक्षित करने के लिए लेखक परामर्श कार्यक्रम है। यानी कि वो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है और जो लेखक की रुचि रखते हैं, लेखक बनने में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए प्रशिक्षित करने के लिए लेखक परामर्श कार्यक्रम है ये आपका। इसमें पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकेगा और साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखकों को प्रदर्शित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट करेगा आपका, ठीक है। इसमें जो पुस्तकें प्रकाशित होंगी, आपके लेखक जो पुस्तकें लिखेंगे उनको कौन प्रकाशित करेगा? आपका नेशनल बुक ट्रस्ट। इसके अलावा ये जो पुस्तकें लॉन्च होगी आपकी, इनको अन्य भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि इससे क्या हो कि भारत की संस्कृति सभी जगह फैले आपकी, ठीक है। और इसमें आपका 30 वर्ष तक की आयु के युवा युवती जो लेखक है उनको शामिल किया गया है। और आपका 15 अगस्त 2021 को टोटल 75 लेखकों में से आपका 75 लेखकों को शामिल किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका। अगला देखते क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मेघालय राज्य सरकार ने 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मेघालय सरकार ने गुरुवार को राज्य में कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये राशि अनुग्रह देने की घोषणा की है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया था, ठीक है। यानी कि मेघालय राज्य में आपका जो भी कोविड-19 से मरने वाले पर्सन हैं उनके घरों में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत पदक जीता है आपका मेरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम ने दुबई में 2021 में ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका फुल फॉर्म है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है आपका, ठीक है। ध्यान रखना है कौन सा पदक जीता है? रजत पदक आपका मैरी कॉम ने कौन सी चैंपियनशिप में? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेंगे 3 क्वेश्चन। आपका मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक को जीता है, तो 3 पॉइंट आपके यहाँ से कवर हुआ है। 5 बार एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मैरी कॉम ने हाई ऑक्टेन 51 किलोग्राम में फाइनल में भाग लिया था। यानी कि 5 बार पहले ही स्वर्ण पदक जीत चुकी है और इस बार उन्होंने रजत पदक जीता है। एशिया चैंपियनशिप में मेरी कॉम के लिए दूसरा रजत है। इसके पहले 2008 में रजत पदक जीता था। मेरी कॉम ने 2003, 2005, 2010, 2012, 2017 सहित 5 मौक़ों पर विश्व चैंपियनशिप के खिताब जीते थे। टोटल 5 बार इन्होंने
स्वर्ण पदक जीते हैं 2003 में, 2005 में, 2010 में, 2012 में, 2017 में, और उन्होंने अभी 2021 में और 2008 में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो 2 बार रजत पदक और 5 बार गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ही ये किया है काम, बाकी अलग चैंपियनशिप और भी है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों औषधि जड़ी बूटी के पौधे बांटने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, राजस्थान राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी पौधे बांटने का निर्णय लिया है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधि जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत 4 जड़ी बूटियों के पौधे जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ ये दिए जाएंगे। 4 तरह के पौधे होंगे आपके, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। ये आपके राजस्थान सरकार सभी के घरों में बांटेगी। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, यानी कि 210 करोड़ रुपए आपके खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत। इस योजना का नाम आपको ध्यान रखना है, घर घर औषधि योजना। ठीक है, घर घर औषधि योजना इस योजना का नाम है आपका। राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसमें आपके 31.4 करोड़ रुपए पहले वर्ष में राज्य के आधे घरों में 5 करोड़ से अधिक पौधे वितरित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। इस योजना की निगरानी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात है फिर राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वो आपकी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में अशोक गहलोत जी है, कांग्रेस के नेता है ये, और जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। ठीक है, तो ध्यान रखना राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 9, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है? तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, झांग होंग जो है आपके पहले नेत्रहीन व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। और कहाँ के है ये? एशिया देश, एशिया के हैं आपके। ठीक है, एशिया के झांग होंग, ध्यान रखना ये। अब एशिया में कहाँ के? चीन के। चीन झांग होंग ने नेपाल की ओर से दुनिया का सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। चीनी पर्सन है ये झांग होंग, नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है इन्होंने। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए, यानी कि एशिया के तो पहले व्यक्ति है, फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो तीसरे पर्सन है ये। इसके पहले भी 2 पर्सन आपके नेत्रहीन व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। झांग ने 24 मई 2021 को 3 उच्च ऊंचाई वाले गाइडों के साथ 8,849 मीटर के उच्च हिमालयी सहायक कार्य को पूरा किया है। वह एक नेत्रहीन अमेरिकी पर्वतारोही एरिक वेहेनमेयर से प्रेरित थे। उन्होंने 2001 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। मैंने बताया था वर्ल्ड में 3 लोग टोटल चढ़े हैं, तीसरे पर्सन यही है आपके। तो जो बाकी 2 पर्सन थे उसमें एक पर्सन थे आपके वेहेनमेयर, इनसे प्रेरित हुए थे आपके जो झांग होंग है चीनी पर्सन, ये आपके उनसे प्रेरित होकर 2001 में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था वो भी नेत्रहीन थे और ये भी नेत्रहीन थे। तो इन्होंने उनको देखते हुए, उनसे प्रेरित होते हुए ये चढ़ाई अपनी कंप्लीट की है। कब की है? 24 मई को चढ़े थे वो। और आपके ये जो वेहेनमेयर है ये आपके 2001 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। अब यहाँ बात है कि चाइना देश की, तो चीन देश के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी आपकी बीजिंग है, मुद्रा है आपकी रेनमिनबी, चीनी युआन भी बोलते हैं इसे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपकी ली केकियांग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है, ली केकियांग। पहले क्वेश्चन में बता दिया है मैंने, ली केकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाएगा, मुद्रा चीनी युआन जिसे रेनमिनबी बोलते हैं, और राजधानी बीजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूजा रानी ने आपका एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अभी आपकी मेरी कॉम की बात हुई थी, उन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ही जीता था रजत पदक, पर उनका जो किलोग्राम वाला वर्ग था वो अलग था। यहाँ 75 किलोग्राम वर्ग की बात करें तो आपकी पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गत चैंपियन पूजा रानी ने 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। एमसी मेरी कॉम
लाल बुत्साही और अनुपमा ने रजत पदक जीता है। पूजा रानी ने 2019 में पिछले संस्करण में भी स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वह 81 किलोग्राम वर्ग में था, और इस बार आपको 75 किलोग्राम वर्ग में लड़ी थी ये, ठीक है। पूजा रानी पिछली बार 81 वर्ग किलोग्राम में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2019 में, और 2021 की बात करें तो 75 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 11, पंजाब में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा चौधरी। अरुणा चौधरी ने आपका पंजाब राज्य में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी। पंजाब की महिला बाल विकास मंत्री कौन है आपकी? अरुणा चौधरी। इन्होंने 28 मई 2021 को पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इस पहल के तहत राज्य की ज़रूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको इसके बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल आपके वीपी बदनौर सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको। हाल ही में सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन आपका शुरू किया है सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। तो 5 मिलियन युवा इस आपके आंदोलन में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आंदोलन जो है आपका राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन, ये आपका सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए आंदोलन शुरू किया है। विश्वव्यापी राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको बताया गया है नीचे। सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन को शुरू किया है। कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इसमें आपके 10 से 30 वर्ष आयु के छात्र एवं शिक्षक स्वयं को, अपने परिवार, समुदाय और देश की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। यानी कि एज डिसाइड है आपकी 10 से 30 वर्ष तक के सभी आयु के छात्र और शिक्षक अपने परिवार और समुदाय और देश की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। कार्य में सत्यापित स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, वैक्सीन पंजीकरण, कोविड उपयुक्त व्यवहार, मिथकों को खत्म करना आदि शामिल है। इन कार्यों को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा ताकि खुद को, अपने परिवार को और पड़ोस को कोविड-19 से बचाया जा सके। यानी कि सभी भाषाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपका केरल राज्य हो, महाराष्ट्र राज्य हो, जहाँ भी आपका लैंग्वेज हिंदी समझी नहीं जाती, वहाँ भी आपका अलग लैंग्वेज जो वहाँ चलती है लोकल लैंग्वेज में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात हो कि सीबीएसई की, तो सीबीएसई के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई के जो वर्तमान में अध्यक्ष मनोज आहूजा जी हैं। सीबीएसई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और सीबीएसई की स्थापना हुई थी आपकी 3 नवंबर 1962 को, ठीक है। 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना दिल्ली में है। जो अध्यक्ष है सीबीएसई के वर्तमान में वो मनोज आहूजा जी है, और इसका फुल फॉर्म आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये आपके 2 जून के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते 3 जून के करंट अफेयर की तरफ। फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस विभाग ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और किसान कल्याण विभाग जो है आपका, इसने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी है। ये आपको ध्यान रखना, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है आपके? नरेंद्र सिंह तोमर। करंट अफेयर क्वेश्चन में आपकी ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। आपकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बारे में बताया था पहले। अब यहाँ पे आपका आ गया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है आपके? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये आपके यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री है ये भी कंप्लीट होते हैं, तो इनको भी आप अलग नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम में पूछ ले क्वेश्चन तो आप बता सको। देश में विभिन्न फसलों के लिए 53 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है। इन 53 क्लस्टरों में 12 क्लस्टर को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है। यानी कि 53 क्लस्टर टोटल देश में मिले हैं, इसमें से 12 क्लस्टरों को विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है, ठीक है।
भारत विश्व में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व के फल सब्जियों का लगभग 12% उत्पादन करता है। यानी कि टोटल विश्व का माने तो फल सब्जियों में आपका 12% उत्पादन भारत ही करता है। और बागवानी फसलों की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका भारत विश्व का। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एस के मजूमदार को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केनरा बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है आपको। किसको? एस के मजूमदार को। नाम ध्यान रखना है आपको, एस के मजूमदार आपके केनरा बैंक के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में। केनरा बैंक ने एस के मजूमदार को तत्काल प्रभाव के से अपना मुक्त वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ नियुक्त किया है। ठीक है, एस के मजूमदार मुख्य महाप्रबंधक वी रामचंद्र की जगह लेंगे। यानी कि इसके पहले आपके वी रामचंद्र जी थे केनरा बैंक के सीईओ, उनकी जगह ली है आपकी एस के मजूमदार जी ने। मजूमदार जी आपके 52 साल के हैं, के पास एक चार्टेड अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की योग्यता, यानी कि उन्होंने चार्टेड अकाउंट सीए कंप्लीट किया हुआ है अपना और कॉस्ट अकाउंटेंट की योग्यता उनके पास में है। उन्होंने 21 साल से ज़्यादा समय बैंकिंग क्षेत्र में अलग अलग क्षमता और विभागों में काम किया है। अब यहाँ पे बात है कोई केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक का मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलुरु शहर में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो अम्बेवल सुब्बा राव पाई ने की थी और इसके जो संस्थापक है वो अम्बेवल सुब्बा राव पाई है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1906 को की गई थी आपकी केनरा बैंक की। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना केनरा बैंक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ओडिशा राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यानी कि आपका जो ओडिशा राज्य है यहाँ पे आपका एक चैप्टर आपदा प्रबंधन का आपका पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि आपदा प्रबंधन, उनसे निपटारा, उनसे बचने के उपाय, सभी चीज़ें आपकी इस चैप्टर के अंतर्गत रहेगी आपकी। ठीक है, ओडिशा सरकार ने हाई स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जो थे आपके ओडिशा राज्य के कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? आपके नवीन पटनायक। ठीक है, राज्य में हर किसी को बार बार आने वाले चक्रवातों और महामारी जैसी आपदाओं में पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और उनसे किस तरह से निपटना है, किस तरह से तैयार रहना है आपको पहले से, ये सब बातें इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बताई जाएगी। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में बताई जाएगी। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन और महामारी प्रबंधन ने स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम को जोड़ने का फैसला किया है आपका। ठीक है, तो ओडिशा राज्य ने ये किया है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, हाल ही में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के जहाज़ों ने किस शहर पे अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई शहर में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया है। किसने? मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के जहाज़ों ने। ठीक है, 22वां मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन वार्षिक पुरस्कार समारोह था इनका, जो कि मुंबई शहर में मनाया गया है। ठीक है, तो ये 28 मई 2021 को मुंबई के डॉकयार्ड में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया है। ठीक है, किलर्स नाम के से पुकारे जाने वाले तेज जहाज़ भारतीय नौसेना के पहले प्रहार हथियार है। ठीक है, किलर्स नाम से पुकारा जाता है ना, तेज जहाज़ है भारत के। वह पहले मारो और जोर से मारो के एकमात्र उद्देश्य और आदर्श वाक्य के साथ जीते हैं। यानी कि जो किलर्स नामक जहाज़ है आपके, उनका जो एक वाक्य होता है, एक आदर्श वाक्य, वो क्या है? पहले मारो और ज़ोर से मारो। ये आपका किलर्स नामक जहाज़ का उद्देश्य है, पहले मारो और ज़ोर से मारो। इस आदर्श वाक्य के साथ में वो जीते हैं। इन लड़ाकों के वीरतापूर्वक कार्यों को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी 3-4 बातें कंप्लीट हुई है। मुंबई शहर में आपका वार्षिक समारोह मनाया गया है जहाज़ों का, और दूसरी बात ये कि किलर्स नामक जहाज़ जो है इनका आदर्श वाक्य क्या है? पहले मारो और ज़ोर से मारो, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है आपका जो नौसेना दिवस है वो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको, गोवा। तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोवा राज्य में मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम को
शुरू किया है। गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी, ये भी आपका कवर हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी। इन्होंने रविवार को राज्य के दूर दराज के गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रमोद सावंत जी ने सभी को स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में दूर दराज के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रमोद सावंत जी ने किया है ये। अगला दिया हुआ है आपको, CSL ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर गोवा के सभी गांवों और सुदूर बस्तियों की में परियोजना शुरू करेंगे। CSL ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर ये योजना आपकी शुरू की जाएगी गोवा राज्य में। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय DGNCC जिसे बोलते हैं, मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय में मोबाइल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह आपके भारत के रक्षा मंत्री है, आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप NCC कैडेटों के लिए डिजिटल लर्निंग और कोविड-19 के कारण पर काबू पाने के लिए उपयोगी होगा। इस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा? डिजिटल लर्निंग की सुविधा मिलेगी और कोविड-19 के कारणों पर काबू पाने के लिए आपको इसमें बताया जाएगा। यह NCC कैडेट के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में भी सहायता करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। किसने लॉन्च किया है? आपका राजनाथ सिंह ने, भारत के रक्षा मंत्री। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रवि शास्त्री जी ने आपकी ये पुस्तक लिखी है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। अब इसके जो लेखक है वो कौन है? रवि शास्त्री। ठीक है, भारत के कोच है ये क्रिकेट के, तो ध्यान रखना रवि शास्त्री जी ने लिखी है आपकी ये। क्रिकेट के दिग्गज कमेंटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये टीम इंडिया के कमेंटेटर रह चुके हैं, सबसे सफल कोच भी रह चुके हैं और टीम इंडिया के खिलाड़ी भी रहे थे ये। ठीक, तो ये इन्होंने आपकी द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व भर से मिले लगभग उनके 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। ठीक है, टोटल 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बताया गया है। पुस्तक के सह लेखक शास्त्री और अयाज मेमन है, यानी कि 2 पर्सन है आपके, एक तो रवि शास्त्री और दूसरा अयाज मेमन। इन दोनों ने मिलकर पुस्तक लिखी है। 2021 में इसके विमोचन की उम्मीद है। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉप स्कूटर का निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क देश के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम था पॉप स्कूटर। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री रहे पॉल स्कूटर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो ये सलूटर थे आपके, स्कूटर नहीं है सलूटर है ये। ठीक है, सलूटर। इन्होंने 1982 से 1993 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे यहाँ के। ठीक है, 1982 से 1993 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर लगभग 11 साल तक रहे थे आपके डेनमार्क में, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, हाल ही में HUL ने किस राज्य सरकार को 24 वेंटिलेटर दान किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका सही हो जाएगा, यानी कि HUL ने जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है उन्हें 24 वेंटिलेटर दान किए हैं। ठीक है, 34 वेंटिलेटर 34। HUL का फुल फॉर्म है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, HUL की बात हुई यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसने महामारी की दूसरी लहर में कोविड-19 रोगियों के द्वारा उपयोग किए गए महाराष्ट्र सरकार को 4 करोड़ रुपए के 34 वेंटिलेटर दान किए हैं। ठीक है, 4 करोड़ रुपए की कीमत है वेंटिलेटर की, तो 34 वेंटिलेटर उन्होंने दान किए हैं। मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम BMC के अस्पतालों में के लिए दान किए गए 1.50 करोड़ रुपए की लागत वाले वेंटिलेटर और पुणे नगर निगम के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक के वेंटिलेटर शामिल है। HUL ने महामारी से प्रभावित समुदायों को 15 दिन के लिए 1 लाख से अधिक प्रवासियों और उनके परिवारों को खाद्य किटों के साथ साबुन भी वितरित किए हैं। यानी कि HUL ने आपके वेंटिलेटर भी दान दिए हैं। उसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाले वेंटिलेटर और पुणे के नगर निगम को 1 करोड़ रुपए की अधिक लागत के वेंटिलेटर
दान दिए हैं, यानी कि मुंबई और पुणे दोनों जगह दिए हैं। उसके अलावा जो HALU है, इसने 1 लाख से अधिक प्रवासियों और उनके परिवारों को खाद्य किटों के साथ साबुन भी वितरित किए हैं। ये काम आपका HUL ने किया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगला दिया हुआ है, लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये पुस्तक का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये आपके लेखक कौन है? विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी की पुस्तक है आपकी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। तो इसके लेखक आपको ध्यान रखना है। लेखक और फिल्म निर्माता मनोज कापड़ी ने एक नई पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम लिखी है। पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचे। यानी कि लॉकडाउन में आपके 7 प्रवासी थे जिन्होंने साइकिल से सफ़र तय किया था 1232 किलोमीटर का। तो उन्हीं के ऊपर है आपकी द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक को लिखा है आपका विनोद कापड़ी ने। कापड़ी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा तक की 1232 किलोमीटर यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान रखना इसे। पुस्तक का विमोचन 31 मई 2021 को हुआ था। 31 मई 2021 को विमोचन किया गया है इसका। तो इम्पोर्टेंट रहेगी ये पुस्तक आपकी, उसका लेखक को नाम ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 4 जून के करंट अफेयर की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हाल ही में तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जून इसका आंसर हो जाएगा। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आपका नया राज्य बना था। ठीक है, तभी से आपका तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के स्थापना दिवस पर अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यानी कि के चंद्रशेखर राव आपके तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में। इन्होंने 2 जून को अपने कार्यालय में ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है कि अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा मना नहीं सके ये, तो अपने कार्यकाल में ही राष्ट्रीय ध्वज को कार्यालय में ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है इन्होंने। ठीक है, सभी को पता है तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले CM और EL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। ठीक है, यानी कि आपके जो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है आपके के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री है। और जो राज्यपाल है प्रेजेंट में वो EL नरसिम्हन, ये राज्य के पहले राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी और हर साल 2 जून को आपका तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात हुई आपके तेलंगाना राज्य की, तो राज्यपाल मैंने बता दिया है। अभी आपके जो राज्यपाल है वो प्रेजेंट में तिमिलसाई सौंदरराजन, ये आपके प्रेजेंट में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल है। ठीक है, तिमिलसाई सौंदरराजन। और जो मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव ही है। और जो राज्य भाषा है यहाँ की वो तेलुगु है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो तेलुगु बोलते हैं। तेलुगु यहाँ की राज्य भाषा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल है आपके तिमिलसाई सौंदरराजन। तो ध्यान रखना ये बातें आपको तेलंगाना के बारे में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पश्चिम बंगाल राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। किसके तहत? जल जीवन मिशन योजना के तहत, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 6,998.97 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी है। ये लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास ही आ जाती है आपकी। तो 7 करोड़ रुपए आपकी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को अनुदान दिया है। केंद्रीय जल मंत्री कौन है आपके? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जल मंत्री जो है आपके वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। इन्होंने आवंटन में वृद्धि और मंजूरी देते हुए 2024 तक हर ग्रामीण के घर में नल के पानी की आपूर्ति के प्रावधान के लिए राज्य को पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। यानी कि वर्ष 2024 तक ग्रामीण के हर घर में नल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपके पश्चिम बंगाल राज्य को 7,000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि हर ग्रामीण के घर में जल आना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराना था। जब इस योजना की घोषणा की गई थी तब 3.23 करोड़ लोगों के पास ही नल के पानी का कनेक्शन था। ठीक है, तो इनका उद्देश्य था 2019 में योजना शुरू की गई थी। लक्ष्य क्या था? 19.20 करोड़ ग्रामीण लोगों के परिवारों में जल पहुंचाना। पर जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब स्टार्टिंग में 3.23 करोड़ लोगों के पास ही नल के कनेक्शन थे और वर्तमान में यह काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी के घर में लगभग नल की आपूर्ति हो चुकी है। तो आपके पश्चिम बंगाल राज्य में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ बात हुई पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल राज्य के जो राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ है और जो मुख्यमंत्री है अभी प्रेजेंट में चुनाव हुए थे तो वापस से आपकी ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भारत में मिले कोरोना के स्ट्रेन्स को WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो कप्पा और डेल्टा, ये नाम दिया हुआ है आपके WHO ने। जो भारत के कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं उसका नाम आपका कप्पा और डेल्टा रखा है। भारत में पहली बार मिले कोरोना के B.1.617.2 वेरिएंट तथा B.1.617.1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्रमशः डेल्टा और कप्पा, डेल्टा किसका नाम है? 0.2 का, और कप्पा किसका नाम है? 0.1 का। ये नाम आपके WHO ने दिए हैं जो भारत से वेरिएंट मिले हैं। ठीक है, कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में ही हुई थी। तो ध्यान रखना, इन दोनों वेरिएंट की जो पहचान हुई थी वो भारत में ही हुई थी और WHO ने इनका नाम क्रमशः डेल्टा और कप्पा रखा है। ठीक है, अब यहाँ बात हुई कि WHO का जो फुल फॉर्म है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO, जिसका फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना देश और भारत देश के बीच में खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है अभी हाल ही में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग और भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के समझौता ज्ञापन को बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लिथियम का उत्खनन और लाभ हासिल करना, बेस मेटल्स के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना, पारंपरिक लाभ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचना और विचारों के ज्ञान का आदान प्रदान, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना है। ये आपके उद्देश्य है। इसके अंतर्गत लिथियम का उत्पादन, लाभों का हासिल करना, खनन और लाभ हासिल करना, बेस मेटल के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना, पारंपरिक लाभ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचना और विचारों के ज्ञान का आदान प्रदान करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता का निर्माण करना, ये इसके उद्देश्य है। तो आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना और भारत के बीच में खनिज संसाधनों के लिए समझौता हुआ है, अर्जेंटीना देश। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान देश का एक जहाज़ था आपका नौसेना का, उसका नाम था IRIS, ये आपका डूब गया है। ईरान की नौसेना के सबसे बड़े जहाज़ में ओमान की खाड़ी में आग लग गई और वह डूब गया, यानी कि ओमान की खाड़ी में था ये जहाज़, तब उसमें आग लग गई और वह डूब गया था। ठीक है, ईरान का जहाज़ था ये, ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज़ था। इस जहाज़ का नाम खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया था, जो ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। यह घटना ओमान की खाड़ी में प्रशिक्षण के दौरान हुई थी, जो एक संवेदनशील जलमार्ग है और होर्मुज जल मध्य से जुड़ता है। जहाज से दुनिया के लगभग 1/5 तेल का आवाहन होता है, यानी कि लगभग 1/5 तेल का आवाहन करता था आपका ये ओमान की खाड़ी में जो घटना हुई है ये जहाज। ठीक है, इस जहाज़ का नाम था आपका आइरिस खर्ग और ये आपका ईरान देश का था सबसे, तो ये आपका हाल ही में डूब गया है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 14 टीमें खेलेंगी। यहाँ गलत है थोड़ा, 14 टीमें कर लेना इसे। 14 टीमें खेलेंगी आपकी, आईसीसी ने जो घोषणा की अभी हाल ही में 50 ओवर के वर्ल्ड कप की। तो इसमें टोटल 14 टीमें भाग लेंगी आपकी। जो आपका विश्व कप होने वाला 2027 और 2031 में, इसमें टोटल 14 टीमें हिस्सा लेंगी आपकी। ठीक है, किसने घोषणा की है आपकी? आईसीसी ने। आईसीसी आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, पुरुषों के T20 विश्व कप जो 2024, 2026, 2028, 2030 में खेले जाएंगे, उसमें 20 टीमों को शामिल किया जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किस राज्य के द्वारा 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, कौशल विकास के अंतर्गत आपका जो बेरोजगार युवा है उनका प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2015 में स्टार्ट की गई थी ये मोदी जी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा यह घोषणा की गई थी। ठीक है, इस योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा। इस कौशल प्रशिक्षण में 3 भागों में विभाजित किया गया था, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम, पूर्व शिक्षण और विशेष परियोजनाएं शामिल थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम था फर्स्ट वाला, दूसरा पूर्व शिक्षण और तीसरा विशेष परियोजनाएं इसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ध्यान रखना, आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना शुरू की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बिहार राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। बिहार में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए नीतीश कुमार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार जी है। इन्होंने बाल सहायता योजना शुरू की है यहाँ पे। इसमें क्या हुआ, कोरोना के कारण जो अनाथ हुए हैं बच्चे, उनके लिए ये आपका योजना शुरू की गई है। बिहार सरकार ने 18 वर्ष की उम्र तक अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह देगी। ठीक है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं आपके कोरोना के कारण 18 साल से कम उम्र के, उन्हें बिहार सरकार हर महीने 1500 रुपये की मासिक राशि प्रदान करेगी। सरकार की ओर से ऐसे प्रभावित बच्चों की वास्तविक संख्या की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए, यानी कि इनकी निर्देश दिए गए कि पहले इनकी रिपोर्ट बनाओ, कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से आपका बिहार सरकार सब कुछ तय करेगी। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में झिंगुर की नई प्रजाति जयंती किस राज्य में खोजी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में झिंगुर की नई प्रजाति जिसका नाम है जयंती, ये खोजी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे खोजी गई है? कुर्रा गुफा में। कुर्रा गुफा है आपके छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे झिंगुर की नई प्रजाति पाई गई है। इस प्रजाति का नाम देश के जाने माने गुफा एक्सप्लोरर प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इनकी खोज की है। ठीक है, तो इनके नाम पर आपका जयंती नाम दिया गया है उस खोज को। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के जूलॉजी विभाग के डॉक्टर रंजना जायसवाल के नेतृत्व में जीव विज्ञानियों की एक टीम ने इस प्रजाति की खोज की है। जयंती जीनस और कोनिमसोरस के तहत पहचाने जाने वाले झिंगुर की 12वीं प्रजाति बन गई, यानी कि अभी तक 11 प्रजाति थी आपकी झिंगुर की, और ये जो प्रजाति खोजी गई है इसको मिला के टोटल 12 प्रजाति आपकी झिंगुर की हो चुकी है। और 12 प्रजाति जो थी आपकी, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जयंती। जयंती नाम दिया गया है इस प्रजाति को, किसकी प्रजाति को? झिंगुर की प्रजाति को। ठीक है, यह खोज प्रतिष्ठित पत्रिका जो टाक्सा में प्रकाशित हुई है। ठीक है, आपके अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने चैंपियंस लीग 2020-21 के खिताब को जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि चेल्सी ने चैंपियंस लीग 2020-21 के खिताब को जीता है। तो नाम ध्यान रखना आपको, चेल्सी नाम है। चेल्सी ने सेमीफाइनल में 13 बार चैंपियन रियल मैड्रिड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। चेल्सी ने 2012 में अपना पहला चैंपियनशिप लीग खिताब जीता है, और चेल्सी ने 2 बार चैंपियनशिप लीग का खिताब जीतने वाली तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है।
इसके पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल केवल 2 बार चैंपियन लीग का खिताब जीतने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो ये चेल्सी जो टीम है इसने चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब जीता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। 14 घंटे में 39.67 किलोमीटर सड़क बनाकर किस राज्य में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के PWD ने 14 घंटे में 39.67 किलोमीटर सड़क बनाकर आपका विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र में कहाँ पे बनी है सड़क? सतारा में। महाराष्ट्र के सतारा में महज 24 घंटे में 39.671 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण किया गया है। राजपथ इंफ्राकॉन द्वारा PWD के माध्यम से इस हाईवे का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत 30 मई को सुबह 7 बजे से 31 मई को सुबह 7 बजे तक 39.671 किलोमीटर लंबी पुसे गांव से महासुरने सड़क का निर्माण किया गया है। 2 गांव हैं आपके, पुसे गांव से महासुरने सड़क तक का निर्माण किया गया। लगभग 39.671 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है आपकी। 6 स्थानों पर लगातार 3 शिफ्ट में काम पूरा किया जा रहा था। 30 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण के लिए 6 भागों में बांटा गया था, यानी कि 6 भाग में बांटा गया था इसको। 6 स्थानों पर लगातार 3 शिफ्ट में काम पूरा किया जा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। महाराष्ट्र राज्य में आपका 14 घंटे में 39.67 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है। कौन है वो? तो वो है आपके TM कालियानन। ये आपके संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य TM कलियानन गोंडर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1952 और 1967 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। और कलियानन के परिवार में पत्नी पार्वती अम्मल 95 वर्ष की है और पुत्र GK राजेश्वरन, उनकी 3 बेटियां और 8 पोते पोतियां हैं। संविधान सभा के लिए चुने जाने वाले पहले केवल 27 वर्ष के थे। जब इन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया था तो इनकी उम्र 27 वर्ष की थी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है TM कलियानन। ये आपके संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं 5 जून के करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। ठीक है, दैनिक जीवन में साइकिल का उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए उद्देश्य से विश्व भर में 3 जून को यानी कि आज विश्व साइकिल दिवस या वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा ने 3 जून को इस दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। यानी कि पहली बार आपका विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? 2018 में न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपका हर साल 3 जून को इस दिवस को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको। केंद्र सरकार ने किस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है? तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है आपकी, इस परीक्षा को प्राप्त करने की जो प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया। यानी कि अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको ओनली एक ही बार एग्ज़ाम देनी है और ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी TET होती है। TET टेट की परीक्षा होती है ये। इस परीक्षा को आपने पास कर दिया तो पहले क्या नियम था कि पहले 7 साल तक ही ये वैलिड होती थी। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो आजीवन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 साल के बजाय बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से शिक्षक की नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं को फ़ायदा हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले की तारीख 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। ठीक है, 2011 तक 2011 के बाद जिसने भी टेट की है TET, वो सभी डिग्री धारक आजीवन, उनकी डिग्री आपकी आजीवन रहेगी। यानी कि उनको अब अलग से परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है वापस से टेट की। ठीक है,
अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के फैसले को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व मंडल को कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को इनाम दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका गांव के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन से अभी डर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए, तो उनको प्रेरित करने के लिए योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि आपका गांव कोरोना मुक्त गांव बन जाएगा सबसे पहला गांव, तो उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसके लिए ये योजना शुरू की है ताकि आपका जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण हो सके और आपका भारत जो है वो कोरोना मुक्त हो जाए। इसी वजह से योजना आपकी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा महाराष्ट्र राज्य में की गई है। आपका ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, भारत सरकार ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान देश के साथ सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग MOC पर हस्ताक्षर किए हैं और अनुमति प्रदान की है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने की उम्मीद है। इस उद्देश्य में भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो जापान और भारत देश के बीच में ये समझौता हुआ है आपका सतत शहरी विकास के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए मांग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद शहर में आपकी एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है बायोलॉजिकल ई। इस कंपनी से 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है आपकी केंद्र सरकार। ठीक है, इस खुराक का उत्पादन एवं भंडारण बायोलॉजिकल ई इस साल अगस्त से दिसंबर माह के बीच में करेगी, यानी कि अगस्त से दिसंबर माह तक आपकी जो हैदराबाद में स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी है इसे 30 करोड़ डोज बनानी है 3 माह अगस्त से दिसंबर के बीच में। ठीक है, बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन का अभी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित किया जा रहा टीका RBD प्रोटीन सब यूनिट का टीका है। ठीक है, ये आपका अच्छा टीका है। तो केंद्र सरकार ने आपके बायोलॉजिकल ई को 30 करोड़ डोज बनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये उससे केंद्र सरकार खरीदेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जो बायोलॉजिकल ई कंपनी है आपकी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, ये आपकी हैदराबाद शहर में स्थित है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला राज्य कौन बनेगा जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार राज्य जो है आपका, ये एकमात्र ऐसा राज्य बनेगा देश का पहला जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएगी। ठीक है, बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें आरक्षित की जाएगी। 1/3 का मतलब होता है 33%। बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें कुल 9,275 सीटें हैं। वहीं 10 मेडिकल कॉलेज भी है जिसमें 1125 सीटें हैं। तो आपकी इन टोटल सीटों में से 1/3 जो भाग रहेगा वो आपका महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। यानी कि 9,000 सीटें इंजीनियरिंग में है तो 3,000 सीटें आपकी गर्ल्स की हो जाएंगी, और 1125 मेडिकल कॉलेज में से आपके टोटल 300-350 के आसपास आपकी मेडिकल कॉलेज की सीटें रहेगी लड़कियों की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है आपकी। ध्यान रखना, तेलंगाना राज्य सरकार में कृषि योग्य भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। डिजिटल सर्वेक्षण के लिए राज्य के 27 गाँवों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। परियोजना के तहत उन गाँवों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है जहाँ पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो। इसके अलावा वन क्षेत्र और सरकारी ज़मीन का मिश्रण मौजूद हो। ठीक है, तो टोटल 27 गाँवों का चयन किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा, जहाँ की कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा।
तो सबसे पहला राज्य है आपका तेलंगाना, जहाँ पर डिजिटल कृषि सर्वेक्षण करने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने 1978 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था। 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्य किया। तो ये आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है, जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये आपके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, राजस्थान के भी रहे हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, अरुण कुमार मिश्रा है आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। IIT रुड़की के जो शोधकर्ता है आपके, उन्होंने नए जीवाश्म की खोज की है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है, जो है बताते हैं कि भारत लाखों साल पहले विभिन्न प्रकार के समुद्री गायों का घर था। भारत समुद्री गायों का घर था, ये बताते हैं आपके जीवाश्म। समुद्री गाय या डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों की एक लुप्तप्राय प्रजाति है, जो सतही तटीय जल में रहते हैं और समुद्र घास खाते हैं। ठीक है, तो समुद्र गाय के बारे में बताया है कि तटीय जल में रहते हैं और समुद्री घास खाते हैं। भारत में वन्य जीवन सर्वेक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित ये दुर्लभ जानवर भारतीय जल में अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। IIT रुड़की ने नए जीवाश्म की खोज की है। इस जीवाश्म में बताया गया कि भारत के पास में लाखों साल पहले समुद्री गायों का घर था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, हाल ही में दुनिया का सबसे पहला मानव H10N3 बर्ड फ्लू का मामला किस देश में सामने आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में आपका पहला मानव H10N3 बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। ठीक है, बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन के संक्रमण के पहले मानव मामले के रूप में चीन के पूर्वी प्रांत जिआंगसू के 41 वर्षीय व्यक्ति की पुष्टि हुई है। यानी कि आपका जो बर्ड फ्लू है, इसकी भी स्टार्टिंग आपके चीन देश से ही मानी जाएगी, अगर ये आपका पूरे वर्ल्ड में फैलता है तो। ठीक है, जिस तरह से कोरोना आया था, उसी तरह से अगर फ्यूचर में H10N3 बर्ड फ्लू का मामला चीन देश में पहला केस देखा गया आपका 41 वर्षीय व्यक्ति के बारे में। ठीक है, और ये आपका आसानी से इंसानों में नहीं फैलता है। ठीक है, बताया आसानी से इंसानों में फैलता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आसानी से इंसानों में नहीं फैलता। ये आमतौर पर संक्रमित जीवित के निकट संपर्क में आने वाले मृत पक्षियों ने H5N1 बर्ड फ्लू का अनुबंध किया है। यह WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। जो H10N3 बर्ड फ्लू का मामला है, वो पहला मामला आपका चीन देश से सामने आया है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इसाक हरजोग किस देश के नए 11वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका इजराइल देश के राष्ट्रपति बने हैं आपके इसाक हरजोग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इजराइल देश के नए राष्ट्रपति इसाक हरजोग है, ये 11वें राष्ट्रपति बने हैं। इसाक हरजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसाक हरजोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसाक हरजोग इजराइल के पहले ऐसे राष्ट्रपति चुने गए जिनके पिता चेम हरजोग भी राष्ट्रपति थे, यानी कि पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके पिता भी राष्ट्रपति थे। 2 सालों में इजराइल में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 चुनाव हो चुके, यानी कि 2 सालों में इजराइल देश में प्रधानमंत्री के लिए 4 बार चुनाव किए जा चुके हैं। तो अभी आपका ध्यान रखना है, राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? इसाक हरजोग, इनके पिता भी आपके राष्ट्रपति थे इजराइल देश के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, किस देश में डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? ये कौन से देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जिन्हें अभी WHO ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाया है? तो ये आपके केन्या देश के हैं। ठीक है, केन्या देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो WHO कार्यकारी बोर्ड के
अध्यक्ष बने हैं। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोत को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, केन्या देश के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल ही में। 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। यह घोषणा आपके डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब यहाँ पे बात हुई है आपकी केन्या देश की, तो केन्या देश के बारे में जान लेते हैं। केन्या देश की राजधानी आपकी नैरोबी। यहाँ केन्या की जो मुद्रा है वो केन्याई शिलिंग है। केन्या के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो उहुरु केन्याटा है। ठीक है, केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा है। यहाँ की जो मुद्रा है केन्याई शिलिंग है। केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है, ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं 6 जून के करंट अफेयर की तरफ। 6 जून करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। हाल ही में पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था आपका। ठीक है, सभी को पता है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया भर में 5 जून को इस साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई थी। 1972 से आपका अभी तक 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्टार्टिंग की थी। इस दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। इस दिन यहाँ पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत की गई थी पर्यावरण दिवस की वो कहाँ से की गई थी? स्वीडन से। स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम से आपकी इस दिन की शुरुआत हुई थी और पहली बार 1972 में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। तो इनकी जो थीम है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये इस दिवस की थीम थी आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये जो थीम वाला पॉइंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 में 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल राज्य जो है आपका नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है आपका। नीति आयोग के तहत सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, यानी कि पहले भी आपका केरल राज्य ही था SDG भारत सूचकांक 2021 में पहला राज्य, और इस साल भी आपका केरल ने 75 अंक के साथ में ये स्थान बरकरार रखा है। 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है, यानी कि दूसरे स्थान पर आपके 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, यानी कि बिहार, झारखंड और असम सबसे नीचे इस लिस्ट में आए हैं आपके SDG भारत सूचकांक 2021 में। इस सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। दिसंबर 2018 से इस सूचकांक की शुरुआत की गई थी। तब से हर साल आपका ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो इस साल का जो आपका केरल राज्य है ये आपका SDG भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉरिशस देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी है इनका निधन हो गया है। ठीक है, नाम ध्यान रखना है आपको, कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये आपके मॉरिशस देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका अभी हाल ही में जून 2021 में निधन हुआ है। मॉरिशस के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे और 18 वर्ष से अधिक आयु तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे आपके ये अनिरुद्ध जगन्नाथ, और 18 साल से अधिक तक इन्होंने इस पद पर बने रहे थे। ये अनिरुद्ध जगन्नाथ ने 2003 से 12 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, यानी कि 18 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बाकी आपके 9 साल राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने
कार्य किया है। अब यहाँ बात हुई है मॉरिशस देश की, तो मॉरिशस के बारे में बात करें तो राजधानी जो है मॉरिशस देश की वो है पोर्ट लुइस, और जो मुद्रा चलती है यहाँ पे मॉरिशस रुपया चलती है। ठीक है, यहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस है और जो मॉरिशस की मुद्रा है वो मॉरिशस रुपया है, ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात राज्य सरकार ने कितने शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गुजरात राज्य सरकार है इसने 7 शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिकता उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया है। गुजरात सरकार ने 6 विश्वविद्यालयों और एक तकनीकी कॉलेज, 6 निजी और एक स्वास्थ्य सहित 7 शिक्षण संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र COE का दर्जा दिया है। ध्यान रखना, टोटल 7 शिक्षण संस्थान, इसमें आपके 6 तो विश्वविद्यालय है और एक तकनीकी कॉलेज शामिल है। ठीक है, टोटल 7 आपके शिक्षण संस्थान हैं इस लिस्ट में। COE का दर्जा देने वाले संस्थान को प्रवेश और निःशुल्क विनिमय से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से छूट दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर 7 रहेगा। गुजरात सरकार ने शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता का दर्जा दिया है। ऐसे टोटल 7 आपके 6 तो विश्वविद्यालय और एक तकनीकी कॉलेज इसमें शामिल है, टोटल 7। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है इसका भारत, इसका आंसर हो जाएगा। भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। मिशन का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, ऊर्जा को कई दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए, उसे काफ़ी लंबे समय तक चलाने के लिए पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन को शुरू किया गया। और सबसे पहले किसने किया है? भारत ने। मिशन का नाम क्या है? इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, किस देश ने मौसम आपदाओं पर नज़र रखने के लिए एक फेंगुएन 4B सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा। चीन देश ने मौसम आपदाओं पर नज़र रखने के लिए फेंगुएन 4B सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह को एक उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इस उपग्रह का इस्तेमाल मौसम विश्लेषण, पर्यावरण, आपदा निगरानी क्षेत्र में किया जाएगा। उपग्रह का नाम क्या है? फेंगुएन 4B। FY4B को सिचुआंग प्रांत में सिचोंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च मार्च 3B रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, उपग्रह का नाम आपको ध्यान रखना है, फेंगुएन 4B सैटेलाइट है ये। इसको चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा? ये आपके मौसम संबंधी उपग्रह की मौसम संबंधी विश्लेषण, पर्यावरण, आपदा की निगरानी के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। यानी कि कोई मौसम कैसा है किस क्षेत्र में और आपदा के बारे में बता देगा ये पहले ही आपको, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी की बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है चीनी युआन, रेनमिनबी। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस और ली केकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान रखना, चीन देश ने फेंगुएन 4B सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी क्षेत्र में मददगार साबित होगा। तो ध्यान रखना इसे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, हाल ही में पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट में पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की है ये। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की है। ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है और यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों के द्वारा समर्थित है। ठीक है, यानी कि इस सुरक्षा परिषद में कौन कौन शामिल है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के नीति निर्माता प्रभावशाली व्यक्ति इस परिषद में
शामिल है। यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों के द्वारा समर्थित की गई है, यानी कि आपकी एशिया की पहली प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की स्थापना किसने की है? शुरुआत आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ठीक है, आपकी सुरक्षा परिषद बनाई है ये। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना, खतरों की खुफिया जानकारी का साझा करना है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश ने 2 दिवसीय आभासी स्वास्थ्य मंत्री G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश ने आपके 2 दिवसीय आभासी स्वास्थ्य मंत्री G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस आयोजन की मेजबानी करेगा और भारत अतिथि देशों में से एक है। यानी कि आपका जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ये इसके आयोजन की मेजबानी करेगा और भारत भी आपके G7 शिखर सम्मेलन का सदस्य है, तो भारत अतिथि देशों में से एक होगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? दुनिया को लड़ने में मदद करने के लिए अग्रणी लोकतंत्र को एकजुट करना और फिर कोरोना वायरस से बेहतर निर्माण और हरियाली अधिक समृद्धि भविष्य बनाना है। इसके अंतर्गत आपको भारत, दक्षिण कोरियाई, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारी भी वस्तुतः इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसमें आपके ये लोग शामिल रहेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आपके भारत, दक्षिण कोरियाई, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारी भी शामिल रहेंगे इसमें। ठीक है, इसका उद्देश्य आपको पता है, कोरोना वायरस को हराना, बेहतर और हरियाली और अधिक समृद्ध भविष्य बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। तो इसकी जो मेजबानी है वो आपका ब्रिटेन करेगा। ठीक है, ब्रिटेन के अंतर्गत आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ये इसकी मेजबानी करेगा और भारत अतिथि देशों में से एक होगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति न्यू गिनी पाई गई है। इस प्रजाति का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी है लिटोरिया मीरा। इस प्रजाति का नाम है आपका लिटोरिया मीरा। जो मेंढक की नई प्रजाति मिली थी अभी आपकी न्यू गिनी पाई, ये कौन सी प्रजाति का है? ये लिटोरिया मीरा नई प्रजाति का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े द्वीप न्यू गिनी के घने जंगलों में चॉकलेट मेंढक की खोज की है। मेंढक की ये प्रजाति अपनी खास त्वचा के लिए जानी जाती है और भूरे रंग का होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे चॉकलेट फ्रॉग नाम दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपका पता ही है पापुआ न्यू गिनी घने जंगलों में चॉकलेट मेंढक की खोज की गई है। इसकी जो कलर है इसका वो भूरे रंग का है, चॉकलेट के जैसा, तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया चॉकलेट फ्रॉग। ठीक है, चॉकलेट फ्रॉग नाम दिया है इसको। और ये जो फ्रॉग है ये आपका लिटोरिया मीरा प्रजाति का एक जीव है। वैज्ञानिकों ने इस मेंढक का लैटिन नाम लिटोरिया मीरा रखा है। ठीक है, लैटिन नाम क्या रखा है इसका? लिटोरिया मीरा। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था अभी प्रजाति, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। मेंढक की नई प्रजाति है न्यू गिनी पाई। इसके 3 नाम हैं न्यू गिनी पाई क्यों? क्योंकि ये आपके ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया गया था न्यू गिनी द्वीप पर, इसलिए न्यू गिनी पाई इसका नाम रख दिया। और इसका कलर जो है वो भूरा रंग की होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रखा है? चॉकलेट मेंढक। पर इसकी प्रजाति की बात करें तो ये लिटोरिया मीरा प्रजाति का है, तो इसने लैटिन भाषा में जो इसका मेंढक का नाम है वो लिटोरिया मीरा रखा गया है। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा जारी कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत का केवल एक खिलाड़ी है, वह कौन है? तो विराट कोहली इस फोर्ब्स सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत का एकमात्र खिलाड़ी है। कौन है? विराट कोहली। ठीक है, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली दुनिया की सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर है। वे कौन से स्थान पर है? 66वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल 100वें स्थान पर थे। पिछले साल 100वें स्थान पर थे और इस साल 66वें स्थान पर आ चुके हैं। 31 साल के विराट कोहली ने 12 महीने में अपनी कुल कमाई $26 मिलियन में ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए $24 मिलियन हासिल की। ठीक है, विराट कोहली 2018 में 83वें स्थान पर थे, लेकिन 2019 में 100वें पायदान पर फिसल गए और इस साल 2020 में 66वें स्थान पर आ गए हैं। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, जो रोजर फेडरर है
ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं आपके रोजर फेडरर। और जो भारत के खिलाड़ी है विराट कोहली, ये आपके इस साल 66वें स्थान पर है। पिछले साल ये 100वें स्थान पर थे और उसके पहले 2018 की बात करें तो ये 83वें स्थान पर थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का एकमात्र खिलाड़ी जो 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है वो विराट कोहली है 66वें स्थान पर। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 11, हाल ही में किसने SAGE प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थावर चंद गहलोत ने आपका SAGE प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिक मंत्री थावर चंद गहलोत ने 4 जून 2021 को SAGE नामक पहल और भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए SAGE पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। SAGE पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस के रूप में कार्य करेगा। इस पहल का मूल उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल और युवाओं को शामिल करना है और बुजुर्गों की देखभाल को केवल एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए उसके अभिनव विचारों को शामिल करना है। यानी कि इस प्रोग्राम के तहत आपका जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल, उनके लिए जो ज़रूरत का सामान है वो सब इस प्रोग्राम के तहत इस पोर्टल पे आपका बताया जाएगा और वन स्टॉप एक्सेस के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस पोर्टल को थावर चंद गहलोत जी ने शुभारंभ किया है इसका। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है इन्हें आपका WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये आपके जेनेवा में आयोजित WHO कार्यवाही बोर्ड के 49वें सत्र के लिए डॉक्टर अमोथ को इस पद के लिए चुना गया है और ये कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने से पदभार ग्रहण किया था। यहाँ बात हुई है आपकी WHO के। WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो टेड्रोस एधनॉम है। ठीक है, तो WHO के बारे में आपको ध्यान रखनी है। 3 बातें इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को चुना गया है। अगला आप देखते हैं 7 जून के करंट अफेयर, ये आपके रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, $200 मिलियन ऋण का समझौता किया है भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ में। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्तअल्पता को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण विकास के अभियान के अंतर्गत आपका जो बौनापन है, अल्पपोषण है, रक्तअल्पता है, उसे कम करना है और प्रति वर्ष जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनमें 2% की कमी लाना है। यानी कि आपके ये सब कमी करने के लिए है। ठीक है, यानी कि पोषण अच्छे से मिल जाए सभी को। इसके तहत आपका भारत सरकार ने $200 मिलियन का ऋण लिया है विश्व बैंक से। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, महामारी में से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केरल के बजट में कितने करोड़ रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए के दूसरे पैकेज की घोषणा की गई है। ठीक है, महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए केरल के बजट में 20,000 करोड़ रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री है आपके केरल के, कौन है? KN बालगोपाल। इन्होंने शुक्रवार को पिनराई विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर में पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है। वित्तीय पैकेज के अलावा उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की है। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की है। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, स्कूली छात्रों को यूनिटेव योजना के तहत फ्री में टैबलेट बांटने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लद्दाख जो है ये आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो यूनिटेव योजना के तहत फ्री में टैबलेट बांटने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश
बन गया है। ठीक है, तो लद्दाख को ध्यान रखना, बच्चों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने वाला देश का लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उपराज्यपाल आर के माथुर ने यौन टैब योजना का वर्चुअल मोड पर शुभारंभ किया है। प्रायोगिक विभाग की मदद से 12,300 विद्यार्थियों के लिए टैबलेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री अपलोड की गई है। इस पोर्टल में पाठ्य पुस्तकें, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन शामिल है। यह टैबलेट अगले 2 माह में 6ठी से 12वीं के विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। तो आपको यहाँ से 2 बातें ध्यान रखनी है। लद्दाख ने फ्री टैबलेट बांटने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के? आर के माथुर। ठीक है, इन्होंने 12,300 विद्यार्थियों को टैबलेट बांटा है। ठीक है, ये बांटने की घोषणा की है 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या था? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ये आपके विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम थी, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। खाद्य एवं विकास संगठन के द्वारा 2001 में इस दिवस की स्थापना की गई थी, यानी कि 2001 से आपका हर साल विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जा रहा है। तो ये आपका किसने घोषणा की थी? खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, भारत दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाने वाला ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित था। ठीक है, जो श्वेत क्रांति है आपकी, वो आपकी दूध से संबंधित है। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन का मौलिक विचार था। यानी कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता है वो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, और श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन से ही संबंधित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हाल ही में किस कंपनी के मार्ने लोविन ने अपना CBO नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेसबुक इसका आंसर हो जाएगा। फेसबुक कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना CBO नियुक्त किया है। फेसबुक INC ने मार्ने लेविन को अपना नया मुख्य व्यवसायी अधिकारी नियुक्त किया है, जो टेक दिग्गज की कार्यकारी रैंक का नया पद है। यह नई भूमिका से पहले लेविन फेसबुक में वैश्विक साझेदारी की उपाध्यक्ष थी। फेसबुक से पहले वैश्विक साझेदारी की उपाध्यक्ष थी आपकी ये लेविन। मुख्य व्यवसायी अधिकारी के रूप में अब मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग को रिपोर्ट करेगी। इसके पहले लेविन ने इंस्टाग्राम के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कंपनी है आपकी फेसबुक, इसने मार्ने लेविन को अपना नया CBO नियुक्त किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अंकुर नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नामक एक नई योजना शुरू की है। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है अंकुर नामक योजना? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, योजना के तहत मानसून के दौरान वृक्षारोपण अभियान को चलाया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय तस्वीर अपलोड करनी होगी, और फिर 30 दिन तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो आपको ध्यान रखना है, अंकुर नामक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में राबता मुहिम अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब राज्य में आपका राबता मुहिम अभियान को चलाया गया है। पंजाब में सरकारी शिक्षकों ने इस राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 1 सप्ताह के लंबे अभियान राबता मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभियान के माध्यम से प्राथमिक छात्रों को 12.71 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के बीच फ़ोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमित होने से बचाने के लिए बारे में चर्चा करना है। तो पंजाब राज्य ने राबता मुहिम अभियान चलाया है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपके केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने
इंडस बेस्ट फूड मेगा पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य के जो मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। कौन कौन थे आपके शामिल? नरेंद्र सिंह तोमर, आपके खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री जो है आपके रामेश्वर तेली। इन तीनों ने मिलके आपके इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा तथा सीपीसी और पीपीसी जलग्रास क्षेत्र में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है आपको, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया। यानी लगभग देखा जाए तो 1950 से आपका हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2 जून को। ठीक है, और पहली बार रूस ने आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया था 1949 में। तो आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 2 जून को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 10वां क्वेश्चन, फेसबुक के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जनवरी 2023 तक के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, फेसबुक ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया 7 जनवरी 2023 तक के लिए। सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनका फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ट्रंप के अकाउंट का सस्पेंशन बीती 7 जनवरी के बाद कम से कम 2 साल तक रहेगा। इस कानून के अनुच्छेद 230 में फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियों की काफ़ी शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, यह कानून तब लागू हुआ था जब सोशल मीडिया की यह शक्तिशाली कंपनियां बनी भी नहीं थी। यानी कि आपके जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका फेसबुक का अकाउंट 7 जनवरी 2023 तक के लिए बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका के बारे में पता ही सभी को, इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और आपके जो जोन बाइडन है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आपके हर 4 साल के लिए चुने जाते हैं यहाँ पे, और अधिकतम कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे यहाँ के, इन्होंने भी इस साल चुनाव में भाग लिया था पर जोन बाइडन की जीत हुई थी। तो आपके अमेरिका के नए राष्ट्रपति आपके जोन बाइडन बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और हाल ही में फेसबुक ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया 2 साल के लिए। तो 7 जनवरी 2023 तक के लिए आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे 7 दिनों के करंट अफेयर थे 1 जून से लेकर 7 जून तक के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।